हेलो, वेलकम टू दी लूप ऑफ वर्ड। फ्रेंच रेवोल्यूशन जिसे आज भी याद किया जाता है, जिसके इम्पैक्ट आज भी हैं, वो इनकलाब जिसकी वजह से नेशनलिज्म, डेमोक्रेसी, सेल्फ गवर्नमेंट, सेल्फ रूल, स्लेवरी का खात्मा, मोनार्की के एक तरीके से एंड, दूसरे रिवाइवल्स, दूसरे इनकलाब जिसको जो दूसरे इनकलाब वो को इम्पेक्ट किया, आज भी उसे जाना जाता है फ्रेंच रेवोल्यूशन के नाम से। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या था, क्यों हुआ, क्या रीजंस थे इनकलाब फ्रांस के पीछे, और फिर कौन से इवेंट्स हुए। सो फ्रेंच रेवोल्यूशन एक पीरियड है फ्रॉम 1789 टू 1799 जो नेपोलियन बोनापार्ट के आने से ख़त्म हुआ। उसके फ्रांस में इम्पैक्ट थे, उसके फ्रांस के बाहर यूरोप के दूसरे मुल्क ऑस्ट्रो हंगेरियन हो गए या प्रूशिया हो गया, ब्रिटेन हो गया, स्पेन हो गया, इस पे भी इफेक्ट आए और उसके बहुत से आफ्टर शॉक्स भी थे। तो आज हम चीज़ों को समझेंगे जिसमें शामिल है कि फ्रांस में किसकी हुकूमत थी, फ्रांस और इनकलाब फ्रांस के पीछे रीजंस क्या थे। पहला रीज़न जिसमें आता है सोशल एंड इकोनॉमिक रीज़न, नंबर टू पॉलिटिकल रीज़न, नंबर थ्री इन्फ्लुएंसेस ऑफ द फ्रेंच थिंकर्स, नंबर फोर वीकनेस इन लीडरशिप, नंबर फाइव द इम्पैक्ट ऑफ टर्गोट एंड नेकर। हम आज इन चीज़ों को समझेंगे। तो सबसे पहले हु वाज रूलिंग फ्रांस। एक्चुअली एट दैट टाइम वो वक्त था मोनार्की का, हर मुल्क में, हर रियासत में, हर एम्पायर में मोनार्क्स रूल कर रहे थे और मतलब ऑटोक्रेटिक फैमिलीज रूल कर रहे थे। तो फ्रांस में भी एक फैमिली थी, बॉर्बन फैमिली या बर्बन डायनेस्टी, वो रूल कर रही थी, जिसका फर्स्ट किंग था हेनरी फोर्थ, जिसे रिप्लेस किया बाद में लुइस 13 ने, उसके बाद लुइस 14। लुइस 14 वाज वन ऑफ द आज द आई से बourbon फैमिली का सबसे ताकतवर तरीन किंग था, या जब वो हुकूमत कर रहा था तो यूरोप में इतना ताकतवर किंग कोई नहीं था जितना लुइस 14 था, जिसका खिताब सन किंग भी था, जिसे सन किंग कहा जाता था। वही लुइस 14 जिसने स्पेनिश एरमाडा किया, सबसे बड़ी बड़ी उस वक्त की फ्लीट वार ओशियंस में ब्रिटेन से। लुइस 14 के बाद से रिप्लेस किया लुइस 15 ने और बाद में आया लुइस 16। जो तो फ्रांस में जो डायनेस्टी रूल कर रही थी वो बर्बन फैमिली थी, और जो इनकलाब फ्रांस के वक्त जो रूलर थे फ्रांस के, इनकलाब फ्रांस से पहले, वो थे लुइस 16, जो 1774 में वो किंग बने थे फ्रांस के। नाउ the reasons behind this French Revolution, and one of them was the social and economic reasons. अब फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी उस वक्त वो थी 2.5 करोड़, जिसमें से जो 2.3 करोड़ थे वो थे नीचे तबके वाले लोग, और दूसरे जो बचे हुए थे वो ऊपर तबके वाले लोग जिनके पास प्रिविलेजेस थी, जिसमें क्लर्जी और नोबल्स आ गए। अब ओवरऑल अगर सोसाइटल स्ट्रक्चर की बात की जाए फ्रांस की, तो फ्रांस 3 डिविजन्स में डिवाइड था, या जिसका नाम स्टेट्स के थे। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। फ्रांस इन 3 स्टेट्स में डिवाइड था। अब फर्स्ट स्टेट क्या थी कि क्लर्जी, जो भी चर्च के लोग थे वो उसमें आते थे। जो सेकंड स्टेट वो क्या थी, जिसमें नोबल्स और वॉरियर्स आते थे। अब नाउ थर्ड स्टेट जिसमें सारे के सारे जो भी वो लोग जिनके पास प्रिविलेजेस नहीं थी, फार्मर्स हो गए, पीजेंट्स हो गए, मिडिल क्लास हो गई, वो आ गए इस थर्ड स्टेट में। अब जो फर्स्ट स्टेट तो क्लियर हो गई, अब जो सेकंड स्टेट है वो भी अगर देखा जाए ना, अगर डीप जाएंगे हम, तो वो भी डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड थी। जो सेकंड स्टेट थी जिसमें नोबल्स और वॉरियर्स आते थे, उसमें था एक द ग्रेटर नोबिलिटी, जिसके पास मतलब सारी की सारी प्रिविलेज थी, जो टैक्स जिनको जो नहीं देते थे वो एग्जेम्प्ट थे फ्रॉम टैक्सेस वो। उसके बाद आते थे द लेसर नोबिलिटी, जिनको मतलब उनके ग्रेटर नोबिलिटी के मुकाबले में जो प्रिविलेजेस थी वो कम थी, और मतलब उस हिसाब से ट्रीट भी नहीं किया जाता था, लेकिन वो कब बेहतर तबके में आते थे। उसके बाद जो नीचे आ गई कैटेगरी वो गई थी नोबिलिटी ऑफ रो, मतलब वो लोग जिन्हें
मेरिट की बुनियाद पे नोबिलिटी में शामिल किया गया है। सही। अब प्रिविलेजेस उनकी वो नहीं थी जो ग्रेटर नोबिलिटी की थी या उसके बाद जो लेसर नोबिलिटी की थी, लेकिन वो जो नीचे तबका था थर्ड स्टेट उससे रिलेटिवली बेहतर थे। अब थर्ड स्टेट की बात की जाए, थर्ड स्टेट को भी हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक बर्जोसी, वो लोग जो तिजारत करते थे, वो लोग जो रिलेटिवली बेहतर थे दूसरों से, वो लोग जो एजुकेटेड थे, वो एजुकेटेड तबका था, वो अच्छा कमा लेते थे, लेकिन उनके पास प्रिविलेजेस नहीं थी, पॉलिटिकल पावर नहीं था, वो पॉलिटिकल पावर से बाहर थे, क्योंकि पॉलिटिकल पावर पूरा का पूरा क्लर्जी और नोबल्स ने अपने पास मोनोपोलाइज किया हुआ था। सही। उसके बाद नीचे वाला तबका लोअर क्लास कर दे, जो इसमें कारपेंटर्स हो गए या सर्वेंट्स हो गए, लेबर्स हो गए, ये लोग आते थे, जो वर्कर्स से मतलब नीचे थे, पुअर थे, गरीब थे, उनके रिलेटिव। जो अब थर्ड स्टेट में जो तीसरा तबका था वो थे पीजेंट्स, फार्मर्स, वो जो सबसे गरीब तबका था, जो सबसे पिसा हुआ तबका था। तो ये था ओवरऑल सोसाइटल स्ट्रक्चर ऑफ फ्रांस। अब किस तरह सोसाइटल स्ट्रक्चर में एक इकोनॉमिक डिवीजन देखने को मिला, अब उसे डिस्कस करते हैं। नाउ अब किस तरीके से इकोनॉमिक डिवीजन देखने को मिला इन 3 स्टेट्स के दरमियान। अब देखते हैं, जो मेन इनकम होती है एक रियासत की, वो होती है टैक्सेस। अब क्या था देर कि फ्रांस में जो टैक्सेस थे ज़्यादातर वो थर्ड स्टेट देती थी, और जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट थी वो एग्जेम्प्ट थी फ्रॉम टैक्सेस, डिस्पाइट बीइंग की अगर क्लर्जी थी। उसके बाद एक 1/5 ऑफ द लैंड था फ्रांस का, सेम गोज टू दी सेकंड स्टेट। उसके बाद भी इस तरीके से समझे 20% ऑफ द लैंड था फ्रांस का, या रिलेटिवली कई फिगर्स में 30% भी देखने को मिल रहा है, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो अब लेकिन इनकी जगह जो टैक्स दे रहे थे वो थर्ड स्टेट थी, थर्ड स्टेट वाले टैक्स दे रहे थे। अब टैक्सेस भी ऐसे वैसे नहीं, डायरेक्ट टैक्सेस भी और इनडायरेक्ट टैक्सेस भी। अब डायरेक्ट टैक्सेस में क्या आता है, पहला टैक्स टिथेस। अब टिथेस क्या था, दैट कि आपके लैंड के पे जो टैक्स दिया जाएगा उसे टिथेस कहा जाता था। एक ये टैक्स हो गया। दूसरा पोल टैक्स, मतलब हर घर का जो हेड होगा उस पर भी टैक्स होगा, वो टैक्स देगा। अब बात ये दैट कि ये था हर घर का, जिसमें नोबिलिटी भी आती थी, लेकिन नोबिलिटी को ज़्यादातर एग्जेम्पशन मिल जाती थी इस टैक्स से। क्लर्जी तो हो ही दूर की बात गई, लेकिन नोबिलिटी थी उसे भी एग्जेम्पशन मिल जाती थी इस टैक्स से। अब जो तीसरा टैक्स था विंगटियम, अब आप इसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी चेकआउट कर लें। विंगटियम क्या था, दैट की पूरी प्रॉपर्टी पे टैक्स देगी, सही है, जो थर्ड स्टेट थी। अब ये तो हो गए डायरेक्ट टैक्सेस। अब दूसरे इनडायरेक्ट टैक्सेस भी थे, जैसे एक टैक्स था गेबल, या जिससे जो मशहूर है सेल टैक्स में। अब इसमें क्या था दैट कि अब हर बंदे को जो भी 8 साल से ऊपर है उसे कम से कम साल में 7 पाउंड ऑफ सल्ट खरीदना होगा, ताकि उस पर टैक्स लगा सके, 8 साल से ऊपर जो भी होगा। सही। अब जो नहीं इस चीज़ पे वो फॉलो करता था उसे जेल में डाल दिया जाता था, या कि हैंग भी कर दिया जाता था। अब फॉर एग्जांपल आप ले लें ये फिगर 1783 की, जिसमें 11,000 पीपल वर अरेस्टेड बिकॉज ऑफ दिस, जिसमें 6,600 बच्चे थे। मतलब ये सिचुएशन थी कि टैक्सेस को किस तरीके के हार्श टैक्सेस इंप्लीमेंट थे थर्ड स्टेट पे, जो पिसी हुई क्लास थी, जो पिसा हुआ तबका था, और उसमें सारी जो भी थी, मतलब बर्गियोसी हो गई, या उसे तो लोअर क्लास हो गई, पीजेंट्स हो गए, ये लोग। अब ये एक टैक्स हो गया। अब दूसरे टैक्सेस, एक टैक्स था सेग्नियोर, जो मतलब कि फ्यूडल ड्यू था उन फार्मर्स पे जो यूज़ करेंगे मिल्स वगैरह, या मिल्स वगैरह यूज़ करेंगे फ्यूडल लॉर्ड्स की। दूसरा कॉर्वी टैक्स, मतलब एक फोर्स लेबर फॉर मेंटेनेंस ऑफ रोड्स। और तीसरा एक हैट टैक्स, HERTH, हैट टैक्स, वो कि आप रास्ते इस्तेमाल कर रहे हैं, लोकल रोड्स जो इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे इस्तेमाल करने के लिए भी आपको टैक्स अदा करने होंगे। ये सिचुएशन थी। अब ये टैक्सेस थर्ड स्टेट दे रही थी, और जो फर्स्ट स्टेट थी और सेकंड स्टेट थी वो ज़्यादातर एग्जेम्प्ट थे टैक्सेस थे। सही। अब ये तो हो गया। अब क्लर्जी जो चर्च था, जो फर्स्ट स्टेट थी, वो भी अलग से टैक्स ले रही थी, जो उसका नाम था टिथिस,
जो पहला जो मैंने टैक्स का था वो टेक्सेस नहीं, वो टेल था, जो टैक्स ऑन द लैंड। अब ये जो क्लर्जी ले रही थी वो था टेक्सेस। मतलब समझें कि 1/10 ऑफ द इनकम विल बी गोज टू द चर्चेस, आपको चर्च को देनी होगी 1/10 ऑफ द इनकम। मतलब इससे टैक्स देते देते आधी से ज़्यादा जो इनकम थी लोगों की वहाँ पे टैक्स देने में चली जाती थी। ये सिचुएशन थी फ्रांस की इकोनॉमिक जो कंडीशन थी। अब इकोनॉमिक कंडीशंस पे एक और पॉलिसीज पे नुकसान हुआ जब फ्रांस बैक टू बैक वार्स पे गया। पहली जो 7 ईयर्स वार थी जो ब्रिटेन से उसके लास्ट हुआ, जिसमें उसे कनाडा लीव करना हुआ। आप ये चीज़ मेरी जो लास्ट वीडियो थी अमेरिकन रेवोल्यूशन पे, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। दूसरी, जैसे ही लुइस 14 आया और लुइस 16 आया 1774 में, उसने क्या किया, ब्रिटेन से बदला लेने के लिए अमेरिकन रेवोल्यूशन में कूद पड़ा, अमेरिकन रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट किया। अब बैक टू बैक वार की वजह से एक तरीके से फ्रांस का जो ट्रेजर था वो खत्म हो गया था। एक तरीके से इनकलाब फ्रांस आने से पहले ही जो फ्रांस था वो बैंकरप्ट हो गया था। अब पैसे नहीं थे तो टैक्सेस, और अब ज़ाहिर सी बात है जो टैक्सेस के लिए भी जो थर्ड स्टेट के पास पैसे होना लाजमी है ना। अब ये कंडीशन थी ओवरऑल फ्रांस की इकोनॉमिक कंडीशन। नाउ पॉलिटिकल रीजंस। अब एक टर्म है एब्सोल्यूट पावर। एब्सोल्यूट पावर मतलब ऐसा कि एक ही बंदे के पास या एक ही कम्युनिटी के पास ही ओवरऑल पावर हो, कोई सेपरेशन ऑफ पावर ना हो, कोई चेक एंड बैलेंस का सिस्टम ना हो, एक ही बंदे के पास पावर हो या कुछ एरिस्टोक्रेट्स के पास पावर हो, इसे कहते हैं एब्सोल्यूट पावर। अब फ्रांस की आप एब्सोल्यूट पावर का इतना अंदाजा लगा सके दैट कि आप इसी चीज़ में सम अप कर सकते हैं लुइस 14 के एक फ्रेज पे कि किंग इज अबव द लॉ नॉट कंट्रोल्ड बाय द लॉ। यही चीज़ फ्रांस में फॉलो की आ रही थी कि जो किंग कहेगा वही लॉ होगा, और लॉ दूसरों के लिए होगा, वो किंग पे लागू नहीं होगा। एक तरीके की एब्सोल्यूट मोनार्की का सिस्टम था, दूसरी कंट्री में भी था और फ्रांस में भी था। अब इस तरीके से देखें दैट कि अब जिस तरीके से पॉलिटिकल कंट्रोल चलाया जा रहा था, अब एक कानून पास किया गया दैट कि फॉर द प्लेजर ऑफ द किंग किसी को भी इम्प्रिजन किया जा सकता है विदाउट एनी ट्रायल, किसी भी इंडिविजुअल को। अब ये चीज़, अब दूसरे क्या हुआ दैट कि पॉलिटिकल रीजंस में एक था एडमिनिस्ट्रेशन फॉल्ट। एडमिनिस्ट्रेशन फॉल्ट में क्या था दैट कि एक छोटे से छोटे फैसले के लिए रॉयल कैबिनेट थी या रॉयल कमिटी, उसके पास डिसीजन को भेजा जा सकता था, चाहे वो 1 रुपए की का ही डिसीजन क्यों ना हो। इस तरीके से एक लेंथी प्रोसेस था। दूसरे एक तरीके से बैरियर्स थे, फ्री ट्रेड का सिस्टम नहीं लागू किया गया था वहाँ के जो लीडरशिप थी उन्होंने। अब जिसका कोर्ट का सिस्टम भी था। अब देखें आप जो भी अगर डिस्प्यूट आता है तो पीजेंट्स और फ्यूडल लॉर्ड्स के दरमियान, तो फिर क्या होगा, तो फ्यूडल लॉर्ड ही वो जज अपॉइंट करेगा, फ्यूडल लॉर्ड ही क्या लॉयर को अपॉइंट करेगा, और फिर डिस्प्यूट जो होगा रिजॉल्व होगा। ये चीज़, अब ये चीज़ें हो गई। अब क्या था दैट कि अब जो वार्स थी, अननेसेसरी वार्स में पार्टिसिपेट करना, क्योंकि एब्सोल्यूट मोनार्की थी, एक चेक एंड बैलेंस का सिस्टम था नहीं, तो एक किंग जो फैसला लेगा वो आपको फॉलो करना होगा। तो इसी तरीके से 7 ईयर्स वार्स में गए और अमेरिकन रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट किया, इकोनॉमिकली आपकी कंडीशन वीक हो गई। ये सिचुएशन थी ओवरऑल पॉलिटिकल रीजंस में भी, कि फ्रांस की जो पॉलिटिकल कंडीशन थी ना, वो मतलब एक तरीके से फाल्टी थी, करप्ट थी, जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर था वो करप्ट था, और इस तरीके से वो एक फ्रांस को एक तरीके से सही तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे थे, फ्रंटियर्स पे भी और सेंटर पे भी। अब जो भी पॉलिटिकल लीडरशिप थी वहाँ की, जो भी मिनिस्टर्स थे, वो ज़्यादातर जो जहाँ पे रहते थे वो वर्साइल्स का महल, द पैलेस ऑफ वर्साइल्स, वहाँ पे। अब क्या था दैट कि वहाँ एक तो वर्साइल का खर्चा भी अलग सबसे ज़्यादा, और दूसरी एक्स्ट्रा वेजेंसी थी, जो भी किंग लुइस 16 की हो, मैरी एंटोनिएट की हो, या जो भी मिनिस्टर थे वहाँ पे जो वर्साइल्स में रहते थे, ये एक्स्ट्रा वेजेंसी, ये भी एक रीजन से दैट कि फ्रांस में एक तरीके से क्योस, एक कहते हैं कि एक रिफ्ट क्रिएट हो रही थी और थर्ड स्टेट और फर्स्ट और सेकंड स्टेट के दरमियान। तीसरा रीज़न द इन्फ्लुएंस ऑफ द फ्रेंच थिंकर्स। फ्रांस में जो
उस वक्त जो पीरियड था 18th सेंचुरी का, 3 थिंकर्स जो ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थे, जिसमें वोल्टायर आ गए, जिसमें जीन जैकस रूसो आ गए और जिसमें मॉन्टेस्क्यू आ गए। इन 3 फिलोसोफर का, 3 थिंकर्स का दबदबा था फ्रांस में, खास करके बर्गियोसी क्लास के बीच में, क्योंकि एक बर्गियोसी क्लास थी, वो एक तो रिलेटिवली बेहतर थी, सही, एक तरीके से इकोनॉमिकली वाइज बेहतर थी और एजुकेटेड थी, पढ़ने लिखने का शौक था उन्हें, तो एक तरीके से पॉलिटिकली अवेयर थी चीज़ों के बारे में। तो उनके दरमियान खास करके इन वोल्टायर, मॉन्टेस्क्यू और जीन जैकस रूसो, ये एक पॉपुलर फिगर्स थे। अब वोल्टायर क्या थे कि वो चर्च को क्रिटिसाइज करते थे, वो इन सुपरस्टिशंस को क्रिटिसाइज करते थे। वो कहते थे दैट कि रियासत और मजहब अलग अलग चीज़ें, अलग अलग काम करने चाहिए। वो इस चीज़ को नहीं मानते थे कि कैथोलिक प्रैक्टिसेस हों या दूसरे जो प्रैक्टिसेस हों, वो कहते थे दैट कि एवरीवन हैज़ देयर ओन राइट। वोल्टायर ने जो टारगेट किया था वो क्लर्जी को किया था। अब दूसरे, मॉन्टेस्क्यू, वेरी फेमस थ्योरी सेपरेशन ऑफ पावर, इन हिज बुक स्पिरिट ऑफ लॉज। स्पिरिट ऑफ लॉ में मॉन्टेस्क्यू ने कहा दैट कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो इंट्रोड्यूस किया जा सके ताकि चेक एंड बैलेंस का सिस्टम यूज किया जा सके, चाहे वो मोनार्की में ही क्यों ना किया जाए, चेक एंड बैलेंस वहाँ पे भी किया जा सकता है, ताकि जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव एक दूसरे पे नज़र रख सकें और एक इंस्टीट्यूशन दूसरे को ओवर पावर ना कर सके, सारी चीज़ें बैलेंस में चलें। देन जीन जैकस रूसो, जीन जैकस रूसो वाज मोर इन्फ्लुएंशियल देन एनीवन, वो ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थे। उससे ही एक जो रेन ऑफ टेरर जो फ्रांस में आगे जाके हम आप सीखेंगे, रोब्सपेरी, वो मुतासर थे। जीन जैकस रूसो, उन्होंने क्या थ्योरी दी थी? सोशल कॉन्ट्रैक्ट की। उन्होंने कहा था दैट कि लोगों और रियासत के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट है, जो भी हुकूमत में आता है वो विद द कॉन्सेंट ऑफ द पीपल आता है। जब लोगों को लगेगा कि वो जो हुकूमत में है वो सही से काम नहीं कर रहे, देन पीपल हैव द राइट कि उन्हें हुकूमत से हटाए और उनकी जगह दूसरों को लाए। ये जो आइडियाज़ थे ये बहुत मुतासिर कर रहे थे फ्रांस में, खास करके बर्गियोसी क्लास को, जो थर्ड स्टेट का पार्ट थे। ये एक तरीके से फ्रेंच थिंकर्स का एक तरीके से दबदबा था वहाँ पे फ्रांस में, और ना कि फ्रांस में, दूसरे एरियाज में भी, चाहे अमेरिका में क्यों ना हो, अमेरिकन रेवोल्यूशन में। अब दूसरा रीज़न जो आता है इसमें दे कि कहते हैं ना कि अगर क्राइसिस की सिचुएशन हो बट आपके पास एक ऐसा लीडर हो जो उससे सही तरीके से हैंडल कर पाए, लेकिन फ्रांस की बदकिस्मती ये कि उसके पास वो लीडर नहीं था। इनकॉम्पिटेंसी ऑफ लुइस 14 एंड इम्पैक्ट ऑफ टर्गोट एंड नेकर। अब लुइस 16 आया था तो एक तरीके से इसी सोच के साथ दैट कि वो एक तरीके से मतलब बेहतरीन काम करेगा, वो एक तरीके रिलीफ प्रोवाइड करेगा, इसलिए उसने अपना फाइनेंस मिनिस्टर लगाया टर्गोट को। टर्गोट उसने क्या किया, आते ही कुछ टैक्सेस थे वो अबॉलिश कर दिए। कॉर्वेस का टैक्स हो गया या सिग्नर का टैक्स हो गया। ये उसने फ्री ट्रेड को प्रमोट करने की कोशिश की फ्रांस में, खासकर के कौन को। उसने एक और सिस्टम लाने की कोशिश की जिसे कहते हैं मैं एक तरीके से लोकल काउंसिल्स का सिस्टम। अब इसी की बुनियाद पे जो वजीर थे फ्रांस के, जो लुइस 16 के वजीर थे और मैरी एंटोनेट, वो इस चीज़ से वो मतलब एक तरीके से ड्रिफ्ट क्रिएट हो रही थी, तो उन्होंने फोर्स किया लुइस 16 को कि वो टर्गोट को हटाएं। अब ये देखिए इनकॉम्पिटेंसी लुइस 16 की कि वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने क्या किया, टर्गोट को 1776 में हटा दिया उसका मेरी एंटोनेट के प्रेशर में आके। ये देख के वोल्टेयर ने क्या कहा दैट कि आई सी नथिंग बट डेथ इन फ्रंट ऑफ माय आईज। लुइस 16 ने क्या किया, एक स्विस बैंकर जिसका नाम नेकर था, उसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस दी। वो उसने क्या किया दैट कि पहले कोशिश की जो पहले सा वर्षा थे उसके एक्सपेंसेस, जो 1/12 था ओवरऑल एक्सपेंसेस ऑफ फ्रांस के थे, 1/12 में आते थे, उसे कम करने की कोशिश की। अब क्या हुआ दैट कि वो जैसे ही आया था तो फ्रांस अमेरिकन रेवोल्यूशन में उसने पार्टिसिपेट कर दिया। अब उसके लिए जो नेकर हो क्या एक तरीके से लोन्स कलेक्ट करने थे
इकट्ठे करने थे ताकि वो अमेरिका और फ्रांस के एक्सपेंसेस थे जो अमेरिकन रेवोल्यूशन में लग रहे थे उसे पूरा कर सके। अब ये करने के दौरान बहुत से कर्जे आ गए फ्रांस में, फ्रांस के बहुत से नेशनल डेट राइज हो गया फ्रांस का ये चीज़। अब 1781 में नेकर ने लुईस 16 से बात मनवाई कि जो अकाउंट्स हैं, जो भी फाइनेंस के अकाउंट्स वगैरह हैं उसे पब्लिक कर दें। अब लुईस 16 ये बात मान गया और कुछ ही हफ्तों में 1 लाख कापियाँ सेल हो गई उन अकाउंट्स वगैरह की। ये बातें अब पसंद नहीं आई जो भी मिनिस्ट्री थी वर्साइल्स में वजीर रहते थे और मैरी एंटोनेट को, क्योंकि उस अकाउंट से खर्चे वगैरह लिखे हुए थे कि कौन किसके खर्चे कितने आते थे, किस मिनिस्ट्री में और दूसरे कहाँ पे पैसे लग रहे थे। तो क्या हुआ कि प्रेशर में आके लुईस 16 ने नेकर को भी हटा दिया। अब दोनों लोग थे जो फेवरेट थे थर्ड स्टेट के। अब इसके जैसे इन दोनों को हटाया, टर्गट को भी और नेकर को भी, रंजिशें और इंक्रीज हो गई, रिफ्ट थी वो और इंक्रीज हो गई टू दी मोनार्की और मैरी एंटोनेट के दरमियान। अब देखिए ये थी वीकनेस ऑफ लीडरशिप ऑफ लुईस 16, क्योंकि कहते हैं कि क्राइसिस के दरमियान अगर यू हैव द राइट मैन फॉर राइट जॉब तो आप उस क्राइसिस से आसानी से निकल जाते हैं। बट फ्रांस अनफॉर्चुनेटली डजंट हैव दैट थिंग कि उसके पास वो लीडर नहीं था जो सही तरीके से चीज़ों को डील कर सके। जैसे लुईस 14 था, लुईस 14 जो एक तरीके से एब्सोल्यूट मोनार्क था, जो एक सन किंग था, ही वाज द राइट मैन फॉर राइट जॉब। लेकिन उसके बाद जो भी लीडरशिप आई, लुईस 15 हो या लुईस 16 हो, दे वर इनकॉम्पिटेंट। अब वो उनके वो पता नहीं था कि चीज़ों किस तरीके से हैंडल किया जा सके, खास करके लुईस 16 जो मतलब छोटी सी एज में मोनार्क बना था। अब ये तो हो गए ओवरऑल रीजंस बिहाइंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये कोशिश करेंगे कि अब जो ये समझें कि किस तरीके से लुईस 16 ने कोशिश की कि अब जो बैंकरप्ट हो गया फ्रांस, जो बैंकरप्सी आ गई है फ्रांस में, अब इसको किस तरीके हल किया जा सके। उसने किस स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई, ये स्टेट जनरल क्या है, और कि कौन से इवेंट्स हुए कि एक तरीके से इनकलाब फ्रांस स्टार्ट हो गया। टेनिस कोर्ट ओथ क्या था, ये रेन ऑफ टेरर का पीरियड क्या था, और क्या हुआ कि ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1799 में ख़त्म हो गया और जिसको आके नेपोलियन बोनापार्ट ने रिप्लेस कर दिया और अपनी जो हुकूमत थी वो नाफिज कर दी। हम इन सारी चीज़ों को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।